जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे कि मेहनत बताएगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। मेहनत बताएगा कि रिजल्ट आपका कैसा होगा, नहीं तो रिजल्ट तो लास्ट में बताएगा ही कि आपका मेहनत कैसा था। समझ में आया? कुछ समझ में आया तो कमेंट में हाँ या नहीं जरूर लिखना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास 30 दिन बचा हुआ है। यू हैव ओनली 30 डेज। पूरा नवंबर है और दिसंबर में आपका परीक्षा होने वाला है, बोर्ड एग्जाम। भले वो झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। आपका दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है, यू हैव ओनली 30 डेज। और इन 30 डेज में आप कैसे तैयारी करोगे, और हो जाएगा तैयारी बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसका फायदा हर विद्यार्थी जरूर उठाएगा। तो इन 30 डेज में आपको क्या करना है, कौन सा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा मास्टर प्लान होना चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरा A to Z हम आपको बताएंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप मेरी बातों को समझ पाओगे। आप जिस मकसद से इस वीडियो पर आए हो, यदि वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके चले जाओगे तो आपका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इस मकसद को पूरा करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। फिर जो आउटपुट निकलेगा वो आपको अपने अंदर पालन करना पड़ेगा, तभी आप अपना अच्छा से अच्छा बेस्ट रिजल्ट पा सकते हो, और जरूर पाओगे, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है आपका। अभी हम पूरा A to Z समझा देंगे, A to Z बता देंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना, और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये तो एक नमूना है। आगे भी और इस तरह का कितना वीडियो आएगा, कैसा कैसा अपडेट आएगा, आगे मैं आप लोगों को तैयारी भी कराऊंगा और एग्जाम नजदीक आते आते कई तरह का हेल्प करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो भी मुझे बताना है आज मैंने कॉपी पर लिख करके रखा है। तो दोस्तों, आपके पास कितना है? 30 दिन का समय है। यू हैव ओनली 30 डेज। और इन 30 दिनों में क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो, चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर हम लिखना चाहेंगे, देखो, एक नंबर में है सिलेबस। अब विद्यार्थी कहेगा भाई कि सिलेबस तो हम जानते ही हैं, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक अपना सिलेबस तक नहीं पता है। वो पढ़ रहा है ना पढ़ रहा है। सिलेबस तो वो जानता है कि हमको 75% सिलेबस पढ़ना है। तो सबसे पहला बात है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। यदि आप पूरा बुक पढ़ रहे हो, सब नोट्स पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, तो सबसे बड़े मूर्ख हो आप, ठीक है। जो सिलेबस में है बस आपको उतना पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात है, यदि आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो सबसे पहले दौड़ो भागो, जो करना है करो, लेकिन जाकर के सिलेबस देखो। पूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपका पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, एकदम किए पर पानी फिर जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा यदि फालतू में पढ़ोगे तो, ठीक है। तो जो सिलेबस में बस आपको उतना पढ़ना है। तो अब सिलेबस तो है आपका कि 75% मुझे सिलेबस पढ़ना है, या फिर जितना भी परसेंट सिलेबस है उसे मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब हमें पढ़ना नहीं है, कुछ चीजें छोड़ देना है जो एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा बात आपको ध्यान देना है, सिलेबस तो आपको पता है, लेकिन एक और सिलेबस आपको पता होना चाहिए जो कि है डिवाइडेड सिलेबस, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है दोस्तों, वो 2 एग्जाम होने वाला है। 2 ठो एग्जाम होगा। आपका एग्जाम क्या होगा, 2 पार्ट में बांट दिया है। जैसे यदि 75% आपका सिलेबस है, ठीक है, तो 37.5% इधर होगा और 37.5% इधर होगा, ठीक है। यह आपका पहला एग्जाम और यह आपका दूसरा एग्जाम। समझ में आ गया? तो इस पहले वाले एग्जाम का सिलेबस आपको देखना है। पूरा सिलेबस से मुझे अभी मतलब नहीं है। ये जो 75% सिलेबस है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इसका आधा सिलेबस जानना है। तो डिवाइडेड सिलेबस, सिलेबस तो एक जारी हुआ है और एक डिवाइडेड पीडीएफ भी जारी हुआ है, ठीक है। सिलेबस को 2 भाग में बांट दिया है। जैसे झारखंड बोर्ड का विद्यार्थी का सिलेबस 2 भाग में बटा हुआ है, तो पहला एग्जाम का जो सिलेबस है आपको, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा बात, आपको डिवाइडेड सिलेबस का जानकारी होना चाहिए, ठीक है, कि मेरा फर्स्ट एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और मान लेते कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो जो कि सेकंड वाला एग्जाम में आएगा, तो फर्स्ट वाला में पढ़ के क्या होगा, फर्स्ट वाला में आपका जो भी 5-6 चैप्टर आ रहा है सिर्फ उसी को पढ़ना है ना। तो सबसे पहली बात आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको डिवाइडेड सिलेबस पता होना चाहिए कि मेरे फर्स्ट टर्म में क्या क्या आ रहा है। क्या आपको पता है या नहीं पता है, कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए, तीसरा पॉइंट आपका है कि यहां पर देखो, तीसरा पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं। इस बार जो आपका एग्जाम होगा यहां पर है कि लिखना नहीं है। इस बात को याद रखना भाई कि आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि एकदम पीएच पेपर क्या है डिटेल में बताओ, ठीक है।
नमक सत्याग्रह क्या था, कब हुआ था, डिटेल में लिखो। वैसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इस बात को दिमाग में रखना कि एग्जाम हॉल में मुझे लिखना नहीं है 4 लाइन 5 लाइन, वैसे लिखने वाला एग्जाम नहीं हो रहा है, इठो टिक करने वाला एग्जाम है। OMR में एग्जाम होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, OMR सीट में एग्जाम होगा। 4 ठो ऑप्शन रहेगा, रसगुल्ला जैसा, एक ठो को गोल गोल करोगे, इस तरह एग्जाम आपका होगा। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, याद रखना। आपका हैंडराइटिंग खराब है फिर भी आप बराबर हो, आपका स्पीड कम है, आपका स्पीड ज्यादा है, फिर भी आपका वैल्यू उतना ही है। आप क्लास में आपका सबसे बढ़िया राइटिंग है और किसी का क्लास में सबसे खराब राइटिंग है, फिर भी दोनों बराबर हो। ऐसा मत समझना कि मेरा बहुत बढ़िया राइटिंग है तो मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएगा, उसका खराब है तो उसका कम आएगा। पहला वाला एग्जाम में ये सब चीज नहीं चलने वाला है। पहला वाला एग्जाम में आपका लिखना नहीं है, समझ में आ गया। आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर को चुनना है, समझ में आ रहा। आंसर लिखना नहीं है, आंसर को पकड़ना है कि 4 ठो में से कौन ठो मेरा आंसर है, 4 ठो में से कौन ठो आंसर सही है, उसको मुझे टिक करना है। तो याद रखना कि इस बार आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट चलते हैं। चौथा पॉइंट आपको करना क्या है, आप देखो चौथा पॉइंट आपको करना है दोस्तों, आपको ध्यान देना कि सबसे पहला यहां पर है बुक, बुक प्लस लिखे हम नोट्स, प्लस लिखे हैं हम गाइड, ठीक है। देखो बुक नोट्स प्लस गाइड, आपके पास बुक है, एनसीईआरटी का बुक है या कोई भी बुक है जिससे आप पढ़ते हो, जैसे कि 12th का मैथमेटिक्स है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम विद्यार्थी RS अग्रवाल बुक रखा होगा। तो जो छोटा छोटा क्वेश्चन आपको उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो करना क्या, आपके पास बुक है, नोट्स है या फिर गाइड है, तो यहां पर तीनों में से जो भी चीज आपके पास है, बुक तो होगा ही होगा, तो आपको पढ़ना है। जो चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है उसे आपको पढ़ना है, आपको याद नहीं करना है कि ये वाला क्वेश्चन हम बक बक के याद कर रहे हैं कि ये वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं, आएगा लंबा लंबा थेल्स थ्योरम बना रहे हैं, नहीं। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है ताकि एग्जाम हॉल में आपको ये पता ना चले कि ये क्या नया आ गया, हम तो कभी इसको देख भी नहीं किए आज तक लाइफ में। वैसा एग्जाम हॉल में नहीं होना चाहिए। एग्जाम हॉल में यदि थोड़ी बहुत भी यदि आपको जानकारी होगी उस चैप्टर के बारे में तो आप उसको याद आ जाएगा कि हाँ ये इससे संबंधित है और पकड़ करके टिक कर दोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ना ही एसएससी और यूपीएससी का एग्जाम हो, वैसा तो नहीं है। आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और आपका 4 ठो में से 1 ठो टिक करना होगा। सबसे बड़ी बात कि किताबों से आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपके पास बुक है या नोट्स है या फिर गाइड है, तीनों को आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और याद नहीं करना, बस एक झलक देख लेना है ताकि दिमाग में रहे कि इसको हम कहीं देखे हैं, कहीं तो इसको जरूर देखे हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझसे आप मिले, अब 5 साल बाद कहीं मिलोगे तो दिमाग में एक बार जरूर खटकेगा कि इसको कहीं देखे हैं जरूर। तो उसी तरह से क्वेश्चन में होगा, समझ में आ रहा है। इस बार का क्वेश्चन आपका उसी प्रकार से पूछा जाएगा। सबसे आसान बात कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा बात आपका किताबों से आएगा, नोट से ही आएगा, बाकी बाहर से तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। तो उसी को पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं सही कर पाओगे। आपको तो लंबा चौड़ा 4 पेज का लिखने नहीं बोल रहा है, लिखने तो नहीं ना बोल रहा है आपको एग्जाम में कि इतना लंबा लिखो, टिप्पणी लिखो, इसका कारण दो, इसका प्रकाश डालो, ये करो वो करो। लंबा चौड़ा है ही नहीं, ना थ्योरम प्रूव करना है, ना व्यंजक निकालना है, ना कुछ करना है, ना बड़ा बड़ा मैथमेटिक्स बनाना है, ना ही नमक सत्याग्रह या तिलकामांझी विद्रोह लिखना है, वैसा तो कुछ है नहीं। आपको बस 4 ऑप्शन है, एक तो चुन करके टिक कर देना होगा, ठीक है। तो करना क्या है कि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ोगे और पढ़ने के बाद 5वां पॉइंट हम लिखे यहां पर, देखो 5वां पॉइंट है सैंपल पेपर। देखो भाई सैंपल पेपर प्लस गैस पेपर, ठीक है। आपके पास है सैंपल पेपर या गैस पेपर, आपको क्या करना है कि इसको पढ़ने के बाद इससे प्रैक्टिस करना है। सैंपल पेपर और गैस पेपर से आपको प्रैक्टिस करना है कि हम जो पढ़े हैं उससे मेरा ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं। मान लेते हैं एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर में 6 पेज है, ठीक है। अब 6 पेज हम पढ़ लिए तो ये 6 पेज पढ़ने के बाद आप कितना पढ़े, कितना आपको जानकारी हुआ, ऑब्जेक्टिव सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये सब चीज कहां से पता चलेगा। तो ईठो पढ़ने से आपको पता चलेगा। सैंपल पेपर और गैस पेपर से प्रैक्टिस करना है, सिर्फ इसी पर डिपेंड मत रह जाना, सिर्फ इसी पर डिपेंड मत रह जाना, इसको पढ़ के इससे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सैंपल पेपर और गैस पेपर से
प्रैक्टिस करना है ताकि आपका एग्जाम का तैयारी बेटर हो जाए। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। और छठा पॉइंट हम लिखे हैं, आपका जारी होगा अभी कल परसों मॉडल पेपर, और यह वीडियो यदि आप बाद में देख रहे हो तो आपका जारी हो गया है। तो मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर में 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक विषय का 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा। तो एक सब्जेक्ट मान लेते हैं केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का टोटल कितना ऑब्जेक्टिव हो गया, 40 गुना 5, मतलब कितना हो गया, 200 ऑब्जेक्टिव आपका एक सब्जेक्ट का हो गया। तो यही 200 ऑब्जेक्टिव यदि याद कर लोगे बढ़िया से समझ करके, तो एग्जाम में तो लगभग आधा क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा। ठीक है, लगभग आधा क्वेश्चन आपका यहीं से पूछ लेगा, इसलिए मॉडल पेपर को कभी मिस मत करना। समझ में आ गया। देखो, सबसे पहले बुक, नोट्स और गाइड जो भी आपके पास है अवेलेबल, उसको पढ़ो, समझो बढ़िया से, ताकि बाद में एग्जाम हॉल में जाने के बाद ये ना लगे कि हम इसको पढ़ भी नहीं किए। भले आपको याद होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन एक झलक उसको देख लो जरूर। ठीक है, एग्जाम हॉल में अनाड़ी महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना, सैंपल पेपर प्लस गैस पेपर पढ़ोगे। इसके बाद आपका मॉडल पेपर सरकार दे रही है, तो मॉडल पेपर का आपको एकदम गहनता से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना वेरी लगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। सबसे बड़ा याद रखना, हम हर वीडियो में बताते हैं कि मॉक पेपर, सैंपल पेपर, गैस पेपर, टेस्ट पेपर, कोई भी पेपर सबका बाप है मॉडल पेपर। ठीक है, तो मॉडल पेपर आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये कोई पब्लिकेशन नहीं देता है, या आपको जो एग्जाम लेगा वही देता है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ना। मॉडल पेपर जैसे मैथ है, तो मैथ में 5 सेट आएगा, तो 5 गुना कितना हो गया, 40, तो 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होगा, जो कि सफिशियंट है। ठीक है, चलो 7वां पॉइंट आपका है। देखो 7वां पॉइंट क्या है भाई, 7वां पॉइंट हम यहां पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7th नंबर पॉइंट आपका है, 7th नंबर पॉइंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला प्लस डेट, देखो वैल्यू, यूनिट। ठीक है, ये सब चीज आपको याद करना है हर चैप्टर से। आपको ये सब में मिल जाएगा, सैंपल पेपर में भी मिलेगा, मॉडल पेपर में मिलेगा, नोट्स में मिलेगा, गाइड में मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जितना तरह का फॉर्मूला है, मान लेते हैं 6 चैप्टर आ रहा है, तो 6 चैप्टर मैथ और साइंस में जितना फॉर्मूला है सब आपको याद कर लेना है। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दे, या फिर फॉर्मूला का यूज करके कोई क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ोगे तो आपको डेट याद होना चाहिए। जैसे साइंस में वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया, या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं मैथ और साइंस में जिसका वैल्यू है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं छोटका जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जो भी चैप्टर आपका आ रहा है उसमें आप देखो, शक करो खुद से कि ये वाला मात्रक पूछ लेगा, ये वाला डेट पूछ लेगा, ये वाला स्थान पूछ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं 10th के विद्यार्थी आपसे पूछ रहे हैं, जवाब लिखो कमेंट में कि पवनों का देश किसको कहते हैं, लिखो तो जल्दी से। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूला, डेट, वैल्यू, यूनिट, ठीक है, मात्रक, इकाई, ये सब याद करो हर चैप्टर से, जो जो आपके एग्जाम में आ रहा है। ये सब बहुत जरूरी टॉपिक है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका 8वां पॉइंट देखो। 8वां पॉइंट है कि हाँ हम पढ़े हैं। हाँ हम पढ़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि अपने दिमाग में ये बात रखना हमेशा याद कि हम हर चैप्टर को पढ़े हैं। भले हमको याद है, भले हमको याद नहीं है, लेकिन हम हर चैप्टर को पढ़े हैं। इस बात को अपने दिमाग में रखना और हर चैप्टर को पढ़ लेना जरूर, भले आपको याद होगा या फिर नहीं होगा। एग्जाम हॉल में इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि आपको अनाड़ी महसूस नहीं होगा। आपको क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के आप मार दोगे। यदि एक झलक देखे रहोगे ना कभी कि इसको हम कहीं देखे हैं, तो एक ही झलक में आपका टिक हो जाएगा। यदि कुछ पढ़े नहीं करोगे, एकदम 0 करोगे, तब तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कि लगेगा कि चांद में है कि मंगल ग्रह में हम आ गए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यदि पढ़ के रहोगे, भले आपको याद नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो दिक्कत हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव है आपका सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन, चारों में से एक तो शक के कारण आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको जरूर देखे हो, है ना। चलो इसके बाद 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों, कि 9 नंबर पॉइंट हम लिखे हैं कि डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस, ये सब करने के बाद आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली साइंस का 10 ऑब्जेक्टिव, 15 ऑब्जेक्टिव, मैथ में बनाने चलो ऑब्जेक्टिव, खुद से क्वेश्चन निकालो। तो डेली प्रैक्टिस करते रहोगे 30 दिन तक तो काफी है।
ऑब्जेक्टिव एग्जाम बहुत आसान है, इसलिए हम आसान पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें आपको करंट अफेयर्स तो नहीं पूछ रहा है, ना ही एसएससी बैंक पीओ रीजनिंग तो नहीं पूछ रहा है। आपका किताबवा में जो 6 चैप्टर है उसी से ना ऑब्जेक्टिव आएगा, आप उसको पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई, तो ये आपके लिए सही हो जाएगा। तो डेली प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। और 10वां पॉइंट हम लिखे हैं, देखो 10वां पॉइंट है कि सटीक उत्तर नहीं मालूम। सटीक उत्तर नहीं मालूम, ठीक है। सटीक उत्तर नहीं मालूम, इसका कहने का मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में आपको लंबा चौड़ा ज्ञान यदि नहीं भी है फिर भी आप ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि दे दिया असहयोग आंदोलन का व्याख्या करो 300 शब्द में, तो बहुत सारा विद्यार्थी, सब विद्यार्थी अपना अपना अलग लिखेगा लेकिन कंटेंट तो एक ही रहेगा। लेकिन बहुतों को कम ज्ञान है, बहुतों को थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव होता तो थोड़ा बहुत आप मार खा जाते, इसका थोड़ा ज्यादा इसका थोड़ा कम ज्यादा सही होता, इस तरह हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में गलत होने की संभावना नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए एकदम गहनता से बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन, मतलब ये वाला हो सकता है तो ये वाला नहीं होगा, तो इस तरह से आप सही कर सकते हो। समझ में आ गया? चलिए चलिए, और 11वां पॉइंट हम लिखे हैं दोस्तों, 11वां पॉइंट है कि 40/40। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव यदि आप पढ़ोगे मेरे बताए हुए रास्तों पर तो आपका 40 में 40 सही होगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। और जाते जाते आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा एक फैमिली ब्लॉग चैनल है जिस पर मैं डेली फैमिली ब्लॉग डालता हूं, जाकर के सपोर्ट जरूर कर देना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग मेरी मदद जरूर करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।